तो आज क्या करने वाले हैं भाई, देखो ऐसा है कि आज मैं आपको पीजीबीपी के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ आपके स्टडी मटेरियल के। सर मटेरियल भी गो थ्रू करवा दीजिए भाई। देखिए ये आपका होमवर्क है, हमने जो प्रोविजंस करें उसे आपको रीड करना है और पीजीबीपी के चैप्टर से इसको एक एक चीज़ करके जो है, एक एक टॉपिक जो है वो आपको गो थ्रू करना है। एक रीडिंग लगा लीजिए, आपका कंफर्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा कि लॉ की भाषा में कैसे लिखा होता है। अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 कहाँ पर है, मुझे तो मिला नहीं। एग्जाम्पल 1 मुझे मिल गया। सपोज अ फर्म पेज इंटरेस्ट टू पार्टनर एट 20%। आप कितना अलाउ कर सकते हैं? 12%। ये कहाँ पर लिखा है? सेक्शन 40 क्लॉज बी में। सेक्शन 40 क्लॉज बी में 12% अलाउड है, 20% देंगे तो 8% का जो एक्सेस है वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक की बात? हाँ जी सर सही है, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 ये देखिए। एग्जाम्पल 2 कहता है एबीसी लिमिटेड ने सेटअप करी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इन द प्रीवियस ईयर 1920। तो ये इन्होंने पिछले साल सेटअप करी है। अगर ये इस साल सेटअप करते तो इन्हें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। मैंने आपको ये करवाया था अगर आपको याद है तो, और नहीं है तो नोट्स को दोबारा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने पिछली बार जो है एक्वायर करा था नया प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ रुपए का नवंबर 19 में। तो उस पर जो है हायर एडिशनल डेप्रिसिएशन वो ले सकते हैं, यानी जो 35% का हायर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है उसका 50% ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुट टू यूज़ जो है वो 180 डेज नहीं है। अगर आपका पुट टू यूज़ 180 डेज नहीं होता तो डेप्रिसिएशन भी 50% जो भी होता है उसका आधा हो जाता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आधा हो जाता है। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो हायर रेट है 35% का, ये अब हट चुका है, पर जिन्होंने पिछली बार तक इन्वेस्ट करा था उनको ये अभी भी मिल रहा है ना। जिस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट करी प्लांट एंड मशीनरी अप्लाई, उस ईयर में जो है आप डेबिट कर सकते हैं। तो जिस ईयर में आप प्लांट एंड मशीनरी लाए उस ईयर में आप डेबिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। पर अगर पुट टू यूज़ 180 डेज नहीं हुआ तो 50% आप अभी करेंगे और बाकी का 50% आप बाद में करेंगे। तो ये वही वाला केस आ रहा है जिसमें कि आपका 50% जो है वो अभी हो जाएगा, यानी 17.5% आप 1920 ईयर में लेंगे और रिमेनिंग जो 50% है यानी 35% का 50%, 17.5%, वो डेप्रिसिएशन आप इस साल में लेंगे। ठीक है सर, आगे लिखते हैं। सिंस यूनिट हैड बीन सेटअप इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है 180 डेज से कम यूज़ हुआ है, इसके लिए 50% अभी लेंगे और बाकी का 50% नेक्स्ट ईयर में लेंगे। यही बात तो यहाँ लिखी हुई है। अभी आगे लिखते हैं कि अगर एबीसी लिमिटेड ने ये प्लांट एंड मशीनरी 2021 में लिया होता नया, तो उन्हें 35% नहीं बल्कि 20% ही मिलता। टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% इस साल, 10% अगले साल। ये 35% का कॉन्सेप्ट इस साल से हट गया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ 20% ही रह गया है, भले ही आपने नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में सेटअप क्यों ना किया हो। फिर ये जो है आपके कुछ डेप्रिसिएशन का ब्लॉक है और उसके बाद जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ रही है। मुझे पता नहीं कि हमने डिस्कस करा है नहीं करा, मैं आराम से डिस्कस कराऊंगा, पूरा टाइम लूंगा आपका पीजीपी के चैप्टर में, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। मिस्टर एक्स यानी कि एक इंडिविजुअल हैं और प्रोप्राइटर हैं, इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये पर्टिकुलर्स यहाँ पर गिवन है। ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2020 30 लाख रुपीज़। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है और उसको पुट टू यूज़ करा है आपने 8 जून को फॉर 20 लाख रुपीज़। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करा है और पुट टू यूज़ करा है 15 दिसंबर को 8 लाख रुपीज़। कंप्यूटर एक्वायर करा है, इंस्टॉल करा है इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2 जनवरी 2021 3 लाख रुपीज़। तो ये सब आपको जो है एडिशन दे रखी है और अलग अलग ब्लॉक दे रखे हैं। आपको डेप्रिसिएशन भी बताना है और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी निकालना है। एज्यूम करना है कि सभी एसेट्स को आपने परचेज करा है बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक एंड वाई इट इज़ रिटर्न बिकॉज अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट करते हैं
और कैश में करते हैं, या फिर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम भीम, यूपीआई, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से नहीं करते हैं, उस केस में वो खर्चा डेबिट करना अलाउ नहीं होएगा और एसेट के केस में ऐड करना अलाउ नहीं होएगा। समझे आप? अच्छा, अब इसको कैसे दिखाएंगे, मैं आपको क्या दिखाऊं क्या? देखिए, क्योंकि आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है, तो आप सिर्फ उतना ही दिखा सकते हैं यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन हेडिंग डालकर, असेसमेंट ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 20-21। इसमें सबसे पहले जो है आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक। मैं ज़रा इसको कर दिखाता हूँ, वन नोट ओपन करके आराम से डिस्कस करते हैं जी। मैं डांस सीख रहा हूँ और डांस का कुछ ना कुछ वीडियो जो है मैं उस पर डालूंगा इंस्टाग्राम पे। तो पढ़ा तो मैं आपको ऐप के अंदर रहा हूँ, उसके अलावा जो आपको गाइडेंस देनी है सीए कोर्स के रिगार्डिंग, वो मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ, योगेश वर्मा चैनल। अगर मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, वहाँ कोई मेरे को अच्छी चीज़ लगती है जो कि ऑडियंस के सामने लानी चाहिए, तो वो मेरा है योगेश वर्मा पर्सनल वीलॉग। या फिर अगर मुझे कोई ऐसी बात करनी है जो पर्सनल है, योगेश वर्मा पर्सनल वीलॉग पर वो चीज़ें आएगी। जो चीज़ें मैं मानता हूँ, जिस चीज़ में मैं कमेंट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो उस चैनल पर मैं डालते रहूँगा। कुल मिलाकर बात यह है कि मुझे इच्छा है मैं बहुत सारी चीज़ें गेन करूँ, बहुत सारी एनालिसिस करूँ, डीप थिंकिंग करूँ, और जब मैंने इतना सब कुछ कर लिया तो यार प्रेजेंट भी कर दो। बहुत सारे लोग हैं जिनको उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ज़रा हम देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग WDV, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2020 होगा, ये 2021 है तो 30 लाख रुपीज़। कोई शक? नो सर। न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिया है इन्होंने और इसमें जो है 20 लाख रुपीज़ का एडिशन करा है इन्होंने। साथ में इन्होंने एक और प्लांट एंड मशीनरी लिया है और इसको 15 दिसंबर को पुट टू यूज़ करा है। तो मैं लिख सकता हूँ 20 + 8 लाख, 28 लाख। मैंने एडिशन दिखा दी, सब्ट्रैक्शन कुछ है नहीं। ये इनका क्लोजिंग WDV आ गया, 15% वाला ब्लॉक है। तो 30 लाख + 28 लाख हो गया 58 लाख। ठीक है ना? इसमें इसके पोर्शंस कर देते हैं। देखिए 20 लाख जो आपने यहाँ पर पुट टू यूज़ करा है, ये आपका 8 जून को हुआ है। तो यानी कि जब आपने पुट टू यूज़ करा उससे 31 मार्च तक 180 डेज बन रही हैं। तो क्योंकि 180 डेज बन रही हैं तो इस पर पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, 100% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक, जो आपका ओपनिंग का 30 लाख है उस पर भी 100% रेट पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब जो रेट है प्लांट एंड मशीनरी की उस पर पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा 15% रेट पे। तो 100% का ये मतलब नहीं आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, जी नहीं, रेट जो है वो 100% रहेगी। और अगर पुट टू यूज़ 180 डेज नहीं है, जैसे कि 8 लाख रुपए के केस में 15 दिसंबर को अप्लाई है, तो यहाँ पर 50% रेट पर मिलेगा। यानी कि जो रेट है इसके लिए 15%, उसका 50% कर देंगे तो ये 7.5% आएगा। इस पर डेप्रिसिएशन लेना है। बात समझ गए आप? समझे नहीं समझे? भाई समझ जाओ, जितना जल्दी समझोगे ना उतना जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको। अच्छा, ये भी हो गया। और बताइए सर, कंप्यूटर है उसका अलग से कर लेते हैं। वैसे भी कंप्यूटर जो है आप उसे ऑफिस में लगाते हैं और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है अगर आप फैक्ट्री में लगाते हैं। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको इन पर मिल सकता है, प्लांट एंड मशीनरी पर जो आपने एडिशंस करी है, बट कंप्यूटर्स पर नहीं मिल सकता जो आपने ऑफिस में लगाए हैं। अब रेट से मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए सर, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये देखिए 50 लाख पर जो है इन्होंने 15% लगाया है, यानी 15% पर लगा दिया है और ये निकल कर आया 7.5 लाख रुपए। इसके बाद जो आपका 8 लाख रुपीज़ है उस पर इन्होंने 7.5% के हिसाब से लगाया है और वो निकल कर आया 60,000। इन्होंने इसके बाद जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दिया है इस 20 लाख पर 10% की रेट पर, सॉरी 20% की रेट पर, तो वो निकल कर आया 4 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि भैया एडिशन आपने करी है प्लांट एंड मशीनरी की, तो उस पर 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, तो वो इन्होंने एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया है। तो ये भी डेप्रिसिएशन ही है। ये भी जब आप एसेट की WDV निकाल रहे हैं उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, जिससे कि क्लोजिंग WDV कम हो जाएगी। ठीक है ना? बट आपको पहले साल में ज़्यादा डेप्रिसिएशन माइनस करना अलाउ कर दिया, ये बेनिफिट रहता है।
अब यहाँ पर जो है दूसरा कॉन्सेप्ट है 8 लाख, उस पर 7.5% का नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिया क्योंकि पुट टू यूज 180 डेज नहीं था। साथ ही में आप इस पर जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 20% की जगह 10% अभी लेंगे और 10% अगले साल आप लेंगे, तो वो आपका आ गया 80,000। तो यानी डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करा और टोटल डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर लिख दिया। चाहे तो क्लोजिंग WDV भी दिखा सकते हैं। कंप्यूटर जो है वो 3 लाख रुपए के हैं और उस पर रेट है 40% की। क्योंकि आपने 2 जनवरी 21 को परचेज करा तो पुट टू यूज़ 31 मार्च तक 180 डेज नहीं होएगा, और नहीं होएगा इसके लिए आप 40% की जगह 20% रेट पर डेप्रिसिएशन लेंगे, और ये आपका आ गया कंप्यूटर्स का कितना डेप्रिसिएशन बनेगा। इन्होंने वैसे वर्किंग नोट में क्लोजिंग WDV दिखाया है, आप चाहें तो दिखा सकते हैं। और जो प्रोविजंस है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज वगैरह जो है उसके प्रोवाइजो वगैरह है उसके साथ आप लिख कर आ सकते हैं। ठीक है जी, ये आप जो है होमवर्क में देखिएगा। ये देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इन्होंने कार परचेज करी है बाय डॉक्टर सोमन ऑन 10 अगस्त 2017 फॉर 5,25,000 फॉर पर्सनल यूज, is brought into professional use on 1st July 2020 by him when its market value was 2.5 लाख रुपीस। मतलब दोबारा समझेंगे, एक कार परचेज करी है डॉक्टर सोमन ने 10 अगस्त 2017 को 5,25,000 रुपीज़ की पर्सनल यूज़ के लिए। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं सर, पर्सनल यूज़ का मूवेबल आइटम है, ना तो ये कैपिटल गेन निकलेगा ना ही कैपिटल एसेट है, और पीजीबी में इसका कोई काम नहीं है। उसे प्रोफेशनल यूज़ में ले आए 1 जुलाई 2020 को, जब उसकी मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए थी। इसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे आप मुझे बताइए, इसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे? सोचिए सोचिए। सिंपल है यार, जो आपने कॉस्ट पर खरीदा है उसी पर तो रिकॉर्ड करेंगे। हमने कब से जो है मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट देख लिया यहाँ पर। ये कोई कैपिटल गेन नहीं है जिसमें आप अपनी पर्टिकुलर पर्सनल एसेट को जो है बिजनेस का कैपिटल एसेट बना रहे हैं तो हम मानेंगे कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर ही बेचा होगा, ये एज्यूम नहीं कर रहे हम जी, नहीं। ये आपका पीजीबी का चैप्टर है, कॉस्ट को कॉस्ट ही मानेंगे, और सेक्शन 43 में मैंने आपको बताया एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। तो आप सिंपल सा 5,25,000 पे 15% का डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर देंगे। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें देखिए यार, वो मेरे दोस्तों कभी ख़त्म ही ना हो, इतना दे रखा है। कॉम्पोजिट इनकम, कॉम्पोजिट इनकम जो है ये जो है ये हम करेंगे एग्रीकल्चरल इनकम के साथ। अब आ रहा है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है, 15 मिनट हो गए, और भी कुछ इलस्ट्रेशंस कराएंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन आना ही चाहिए। A newly qualified chartered accountant, Mr. Dhaval, commenced practice and has acquired the following assets in his office during financial year 2021 at the cost shown against each item. Calculate the amount of depreciation that can be claimed from his professional income for assessment year 21-22. क्या समझे आप? डेप्रिसिएशन बताने कितना क्लेम कर सकते हैं जी। Assume that all the assets were purchased by way of account pay check, ये भी इन्होंने लिख दिया है। ओके, मैं आपको ये जो है ओरली करा रहा हूँ, मतलब कि क्वेश्चन जो है साथ साथ में करवा रहा हूँ, बाद में आप खुद से भी ट्राई ज़रूर करना। इन्होंने कंप्यूटर परचेज करा है इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इस पर रेट होती है 40%। इन्होंने परचेज करा है 27 सितंबर को। अगर देखा जाए तो 27 सितंबर से हमें डेज काउंट करने पड़ेंगे। मेरे साथ आप काउंट करिएगा, सितंबर में 27 को परचेज कर लिया तो 27 हो गया, 28 हो गया, 29 और 30, तो 4 दिन सितंबर के हो गए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 28 दिन मान रहा हूँ, और मार्च 186 डेज हो गए। तो क्योंकि 180 डेज हो रहे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन से, बट हमें देखनी होती है पुट टू यूज़ की डेट। गड़बड़ हो गई थी ना अभी, डेट ऑफ एक्विजिशन ले लिया, आगे देखा था पुट टू यूज़ भी आ रहा है। इनकम टैक्स में तो पुट टू यूज़ का कॉन्सेप्ट है, वो तो कहीं ना कहीं निकल गया था। तो 31 डेज आपके अक्टूबर के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 182 डेज। तो अभी भी जो है 182 डेज हो रहे हैं। तो क्योंकि 182 डेज हो गए तो इसलिए आप 35,000 पर 40% का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कंप्यूटर यूपीएस जो है उसको 182 डेज नहीं होंगे तो उस पर 20% का लगाएंगे।
कंप्यूटर प्रिंटर जो है उस पर पूरा 40% लगा देंगे। जो बुक्स हैं उस पर कितना लगता है, 40% ही लगता है। ऑफिस फर्नीचर जो है उस पर कितना लगता है, 10% लगता है ऑफिस फर्नीचर पे, तो 10% लगा देंगे। और लैपटॉप जो है उस पर 40% लगता है, यानी बाकी सब पर 40% ही लग रहा है। अगर देखा जाए तो बाकी सब पर 40% ही लग रहा है, ये देखिए। और ये डेफिनेशन उन्होंने कैलकुलेट नीचे भी किया हुआ है, ये देखिए 40%, 20% क्योंकि पुट टू यूज़ 1 डेज नहीं है। सिमिलरली लैपटॉप पे भी पुट टू यूज़ जो है 1 डेज नहीं है, तो इस पर भी 20% है। और बुक्स पर 40% होता है तो 40% लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये भी आपने कर दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, मिस्टर गामा, अल्फा बीटा गामा एक प्रोप्राइटर हैं। उन्होंने स्टार्ट करा है बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स फॉर मोटर व्हीकल्स ऑन 1 जनवरी 2020। अभी तो 20 का 31 मार्च आ गया होगा, फिर 2021 ईयर है। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वॉज सेट अप ऑन 1 मई 2020। He commenced his manufacturing operations on 1st June 2020. Total cost of the plant and machinery installed in the unit is 120 crores. ओ भाई साहब 120 करोड़, कम नहीं होते भाई ये रकम। The said plant and machinery included second hand plant and machinery bought for 20 crore and new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of 15 crores. Compute the amount of depreciation allowable under section 32 of the Income Tax Act. Assume that all the assets were purchased by way of account pay check and Mr. Gama has not opted for the provisions of section 115 BAC. ओके तो डेप्रिसिएशन निकालना है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 120 करोड़ डाले, उसमें से सेकेंड हैंड मशीनरी है 20 करोड़ की और 15 करोड़ जो है वो है साइंटिफिक रिसर्च। कोई दिक्कत नहीं है सर। साइंटिफिक रिसर्च जो है उसको आपने लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च को जो है आप 100% पीएनएल में डाल सकते हैं। यहाँ लिख भी रखा होगा, अगर दे रखा होगा तो साइंटिफिक रिसर्च को आप 100% पीएनएल में डाल सकते हैं। ये देखिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द एसएससीज बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द होल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन क्लेम्ड एज डिडक्शन, जो कि डिडक्शन की फॉर्म में लिया जाएगा सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। उस केस में जो है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इसे आप 100% ही पीएनएल में डाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में नहीं, किसी और नामकरण की फॉर्म में, लाइक साइंटिफिक रिसर्च के एसेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब बाकी जो 105 करोड़ है उस पर 15% का डेप्रिसिएशन आप ले सकते हैं, जो आपने ले लिया है। ये आपकी कॉस्ट थी 120। इसमें सेकेंड हैंड प्लांट जो है 20 करोड़ का और 15 करोड़ का जो आपका साइंटिफिक रिसर्च है जिसकी 100% ही पीएनएल में हमने डेबिट कर दिया, उसके अलावा जो आइटम है उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं मिलता, ये मैंने आपको रूल में लिखवाया था। जो आपके ऑफिस में लगती है इक्विपमेंट्स उस पर भी नहीं लगता, फैक्ट्री में जो लगता है उस पर मिलता है। तो ये जो है 85 करोड़, उस पर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया 17 करोड़ रुपए, और ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। दैट मीन्स कि एडिशनल डेप्रिसिएशन भी एक फॉर्म का डेप्रिसिएशन ही होता है, वो कुछ अलग नहीं है, कोई भिन्न नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। अब ये जो हम सेक्शन नंबर 35 की बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 5 आ रही है। और इलस्ट्रेशन नंबर क्या हो गया यार, ये मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, स्टूडेंट का भी आया, अरानुल ने भेजा है ये। वो जब देख रहे होंगे ये वाला वीडियो तो उन्हें मिलेगा यहाँ पर कि उन्होंने जो हेडफोन भेजा है वो मैंने क्लास में दिखाया है। अब एक कॉल भी आ रही है, ठीक है, यस बोल देते हैं, काम चल जाएगा इनका। क्लास के बीच में मैसेजेस लेना अलाउड नहीं है स्टूडेंट्स को, मुझे अलाउड है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, मिस्टर ए। अब एक कॉल और आ रही है, उसको उठा लेते हैं। एक कॉल आ गया है मेंटरिंग सेशन के लिए, इसको ज़रा पॉज करते हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 से रिज्यूम करते हैं। मिस्टर ए फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रीवियस ईयर 2021। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 फॉर असेसमेंट ईयर
21-22 while computing his income under the head profits and gains of business or profession। अच्छा जी, ये बात है। तो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें दे रखी है और आपको बताना है कितनी डिडक्शन अलाउ होगी। बता सकते हैं क्या? हाँ जी, बता सकते हैं। अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वैसे यार कुछ भी हो, फ़र्क क्या पड़ना है, 100% अलाउ होती है, सिंपल सी बात है। नहीं, देखा जाए तो 100% अलाउ होती है। अरे ये देखो, जितना किया खर्चा उतना अलाउ होएगा। फ़र्क ये है कि कौन से सेक्शन नंबर में अलाउ होएगा, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, इतना मालूम होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। तो सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा। मैं याद नहीं करता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। पर अगर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा होता तो मैं याद कर लेता। अगर मुझे कहीं पर कोट करना है, डेफिनेटली मैं गूगल करके उसको लिखूंगा सेक्शन नंबर को। मुझे प्रोविजंस पता है कि 100% अलाउ होता है, बस इतना पता होना ज़रूरी है। उसके बाद सेक्शन नंबर पता है तो अच्छी बात है। या आप एकेडमिक्स में परफॉर्म करना चाहते हैं, एग्जामिनर को खुश करना चाहते हैं, तो रीडिंग लगा ली, रट लिया और लिखा है तो अच्छा रहता है। या अगर आपकी डायरेक्ट टेक्स्ट की प्रैक्टिस है तो आप वही कर रहे हैं तो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 6। मिस्टर ए commenced operations of the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil on 1st April 2020। ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने स्टोरेज किसकी कर रही है? फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल। स्टोरेज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की करना एक स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसमें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पीएनएल में डेबिट हो सकता है। बट आप एडिबल ऑयल को जो है पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, मतलब उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर या 100% एक्सपेंडिचर पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्रोविजंस की क्रिस्टल क्लैरिटी होना जरूरी है। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख। तीनों पर कितना कितना किया वो यहाँ गिवन है। ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड January 20 to March 20 exclusively for the above businesses and capitalize the same in its books of accounts। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स, मतलब कि लैंड जो है उसका खर्चा भी यहाँ इंक्लूडेड है। और लैंड हमेशा अप्रिशिएट करता है, कभी डेप्रिशिएट नहीं करता। इसके लिए उसका खर्चा पीएनएल में डेबिट कर ही नहीं सकते, उस पर ना ही डेप्रिशिएशन मिलेगा ना ही पीएनएल में डेबिट होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख रुपीज, 15 lakh rupees and 10 lakh rupees respectively for extension, reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above businesses। Okay, इन्होंने कुछ अतिरिक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंट ईयर में किया है। बिजनेस इन्होंने कब शुरू किया? बिजनेस शुरू करा इन्होंने 1 अप्रैल 20 को। अच्छा, ओके। कंप्यूट द इनकम अंडर दी हेड ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। 3580 का रेफरेंस दे रहे हैं। एंड वांट्स टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 एंड हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एंड हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अच्छी बात है। प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एडिबल ऑयल, ये प्रॉफिट्स गिवन है इनका। तो ये जो प्रॉफिट आ रहे होंगे ये कहीं ना कहीं सारे खर्चे माइनस करने के बाद नहीं आ रहे होंगे। कॉमन सेंस है, प्रॉफिट आपके तभी आते हैं जब आप सारे खर्चे माइनस कर देते हैं। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे और इस प्रॉफिट में जो है लिखा हुआ है कि हमने 3580 की डिडक्शन नहीं ली है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन होगा। ये देखिए, इसमें आपने जो है 3580 की डिडक्शन अभी क्लेम नहीं करी है और आपके प्रॉफिट्स गिवन है 16 लाख, 14 लाख और 30 लाख रुपए। अब आप जो है 3580 की डिडक्शन लेंगे। जो आपने 1 अप्रैल 20 से पहले के खर्चे करे हैं उसमें लैंड का खर्चा छोड़कर, जैसे कि 80 लाख में 50 लाख लैंड था, 60 लाख में 40 लाख लैंड था, वो छोड़कर बाकी पीएनएल में डाल सकते हैं। वो आपने डाल दिया। सर एडिबल ऑयल का है, एडिबल ऑयल को अलग से लेंगे, वो स्पेसिफाइड बिजनेस है ही नहीं। जो करंट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करा वो भी 100% पीएनएल में डालना अलाउड है, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पीएनएल में डाला जा सकता है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट है सर, ये भी काम हो गया है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका आ गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आने के बाद ये जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 3580,
ये आपने बताया कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया है तो ये मैं डिडक्शन ले सकता हूँ। ठीक है सर, ये आपकी टोटल डिडक्शन आ गई है। अगर आप प्रॉफिट से, यानी कि जो यहाँ प्रॉफिट थे 3580 का डिडक्शन माइनस नहीं किया था, अगर वो डिडक्शन माइनस कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद आपको बहुत सारा लॉस मिलेगा। इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये लॉस जो है सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही एडजस्ट हो सकता है, ये एक्सेप्शन है और अभी आपको नहीं पता होगी, बाद में पता लगेगी। अब रही बात एडिबल ऑयल की, वो इन्होंने यहाँ बताया ही नहीं है। एडिबल ऑयल का इन्होंने बताया नहीं है, वो तो सिंपल है, जो इनका प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट है, उसमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस होगा नहीं क्योंकि वो एडिबल ऑयल का बिजनेस है। और इस प्रकार जो है चीज़ें निकलेगी। ये देखिए यहाँ पर एडिबल ऑयल दे रखा है, 31 लाख रुपीज़ का इनका प्रॉफिट आया और इसमें से जो है आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो 50 लाख है उसमें कुछ एडिशन भी करी है वो भी, और 30 लाख तो लैंड है, लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है, तो उस पर जो है 10% का डेप्रिसिएशन आप लेंगे, तो वो आपने ले लिया है। ओके सर, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आ रही है। कितनी इलस्ट्रेशन से ज़रा देख लेते हैं। 7 में करवा दूंगा आपको, 8 में करा दूंगा, उसके बाद 9th वाली भी मैं करा दूंगा। नाइन्थ भी करा देंगे, 10th भी करा देंगे, 9th भी करा देंगे, उसके बाद की जो है बाद में कराएंगे आपको। 2-3 इलस्ट्रेशन करा देता हूँ, फिर बाकी की 2-3 5-6 इलस्ट्रेशन जो है बाद में करेंगे और फिर एंड की एक्सरसाइज है वो अलग से करेंगे। तो मैं एक एक चीज़ आपके साथ क्रिस्टल क्लियर जो है भाषा में शेयर कर रहा हूँ। अगर कहीं भी दिक्कत है मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। मिस्टर सूरज जो है एक प्रोपराइटर हैं, उन्होंने कमेंस करा है अपना ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस 3 स्टार होटल का। 2 स्टार से ज़्यादा बड़ा होटल जो होता है वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, ये इन्होंने तमिलनाडु में स्टार्ट करा है। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 50 लाख रुपीज़ का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी 20 टू मार्च 20 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस and capitalize the same in his books of accounts as on 1st April 2020. Further, during the previous year 2021, he incurred capital expenditure of 2 crores, जिसमें से 1.5 करोड़ जो है लैंड के लिए किया गया था, exclusively for the above business. दोबारा समझेंगे इसको, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 50 लाख रुपीज़ का, समझ में आता है, और 2 करोड़ का और किया है करंट ईयर में, ठीक है। कंप्यूट द इनकम अंडर पीजीवीपी, एज्यूमिंग कि उसने और कोई डिडक्शन नहीं ली है, क्योंकि अगर आप एक जगह पर डिडक्शन ले रहे हैं तो दोबारा कहीं और नहीं ले सकते हैं। द प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 3580 फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज 25 lakhs. द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल, प्रॉफिट दे रखे हैं 25 लाख रुपए के डिडक्शन से पहले, और ये बताता है एज्यूम दैट he also has another existing business of running a 4-star hotel in Coimbatore which commenced operations 15 years back और उसका प्रॉफिट था 120 lakhs का अभी का। ओके, तो ये तो यार बहुत सिंपल सा हो गया। 25 लाख के प्रॉफिट हैं, इसमें से 50 लाख का अभी आपने जो है आप कह सकते हैं कि आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है। 50 lakhs का कैसे पता लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 लाख ही दे रखा है, एक्सक्लूसिवली आपने ऊपर खर्चा करा है तो आपने वो ऐड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 करोड़ का खर्चा इन्होंने और किया है, बट इसमें से 1.5 करोड़ तो लैंड पे है, तो वो आप ऐड नहीं करेंगे, तो बाकी का 50 लाख आप ऐड करेंगे। तो यानी कि जो भी पिछला था और जो भी करंट ईयर का था जब ईयर कमेंस हुए, वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पीएनएल में डाल दिया है। इससे जो है लॉस आ गया है। जो लॉस होता है वो दूसरी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट हो सकता है और आपने एडजस्टमेंट कर दी है। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 73A, और ये हम पढ़ेंगे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। मिस्टर अर्नव एक प्रोपराइटर है जिनकी 2 यूनिट हैं। यूनिट ए जो स्पेसिफाइड बिजनेस कैरी करती है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। यूनिट बी जो है वो कैरी करती है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग अ वेयरहाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, एंड एडिबल ऑयल इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। यूनिट ए कमेंस करी थी ऑपरेशन 1 अप्रैल 19 को और डिडक्शन क्लेम किया था 100 lakhs का
incurred on purchase of 2 buildings 50 lakh each. ठीक है, under section 35 ED. However, in February 2021 Unit A transferred one of its building to Unit B. क्या कहते हैं ये कह रहे हैं इनकी 2 यूनिट है, एक यूनिट बनाती है शुगर, नहीं उसको रखती है, स्टोरेज करती है, एक यूनिट करती है शुगर की स्टोरेज, यूनिट 1, और यूनिट 2 जो है वो है एडिबल ऑयल। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, यूनिट 1 का यूनिट 2 में ट्रांसफ़र कर दिया। ये कहते हैं कि एक बिल्डिंग ली, 2 बिल्डिंग ली थी 1 अप्रैल 19 को, तो 19 से 20 हो गया, तो एक साल जो है इन्होंने 100 लाख रुपीज़ जो है पीएनएल में डाल दिए थे 100%। अब इसमें से जो एक यूनिट है 50 लाख की, वो इन्होंने यूनिट 2 को दे दी है, यानी स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज़ होनी वो बंद हो गई है। इस केस में आप क्या करेंगे, देखिए दोबारा से इसको देखते हैं, इस वाले प्रोविजंस को दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि जो 1920 में आपने एसेट खरीदा था उसमें 1920 का यदि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग एंटायर कॉस्ट इन पीएनएल, तो उस केस में आपका जो है 50 लाख का 10% यानी कि 50 लाख का 10% 5 लाख रुपीज़ जो है आपका पीएनएल में डेबिट होता। 50 लाख में से 5 लाख डेबिट होता और 45 लाख उसकी कॉस्ट आ रही होती। समझो आप क्या हुआ है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 50 लाख डाल दिए। मैं सिर्फ उस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जो आपने ट्रांसफ़र करी है, उस यूनिट की बात कर रहा हूँ जो आपने ट्रांसफ़र करी है। तो आपने 50 लाख यहाँ डाल दिए 1920 ईयर में, 2021 ईयर में आपने इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैंने ये डेबिट नहीं किया होता 50 लाख, तो मैंने जो है सिर्फ 10% इसका 5 लाख डेप्रिसिएशन की फॉर्म में ही डेबिट किया होता। अभी मैंने 45 लाख अतिरिक्त डेबिट करा हुआ है, उस 45 लाख को यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैलेंस हो गया, 45 लाख से ब्लॉक ऑफ एसेट क्रिएट हो जाएगा कि हाँ भैया हमारी जो बिल्डिंग है 45 लाख की है, और फिर 45 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, फिर 45 लाख पर डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज होगा। ठीक, और यूनिट भी जो है 45 लाख पर अपना जो है यहाँ पर कॉस्ट दिखाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिखाएगी, फिर इस पर डेप्रिसिएशन लेगी। और ये 45 लाख इनकम किसके लिए होगी, यूनिट ए के लिए, यूनिट 1 के लिए। क्यों, क्योंकि उसने 50 लाख डेबिट करे थे, उसने दूसरे बिजनेस को दे दिया, अपने लिए एक ही साल यूज़ करा, तो एक साल के हिसाब से तो 5 लाख ही डेबिट होने चाहिए थे डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, बाकी 45 लाख क्रेडिट करेंगे। डेबिट करा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा इस यूनिट को, और जो दूसरी यूनिट को गया है वो 45 लाख पर एसेट जाएगा, उस पर वो डेप्रिसिएशन लेना चार्ज करेंगे। बस यही चीज़ है, और तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका कई दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बोलता हूँ कि प्रोविजंस को बार बार रिवाइज करिएगा, उसमें कोई घाटा नहीं है। ई बुक को रीड करने में 2 बार 3 बार कोई घाटा नहीं है। अपना स्टडी मटेरियल, सीएमए का स्टडी मटेरियल, सीए का मटेरियल, जो भी स्टूडेंट है अपने अपने, उसको रीड करने में कोई घाटा नहीं है। हमने पूरा चैप्टर कर लिया, बुक की रीडिंग आप लगा लो, और कोई दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ, मैं तो डाउट्स लेने के लिए बैठा हूँ। कौन फैकल्टी है जो आपको कहता है कि भैया लाइए मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजिए, नहीं समझ आ रही चीज़ें तो मैं लूँगा। मैं कहता हूँ आपको, ओपनली कहता हूँ, हमेशा आपके लिए बैठे। बट आप भी तो एफर्ट करिए। मैं समझाने का एफर्ट कर सकता हूँ, मैं आपकी बुक के क्वेश्चंस करवाने का एफर्ट कर सकता हूँ, मैं एग्जाम के क्वेश्चंस करवा दूंगा, अभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए वो भी करा दूंगा। बट कम से कम आप उसको अटेंड करके एक बार खुद से पढ़कर तो देखिए, बिना देखे, बिना मेरे लेक्चर्स के, कि हाँ भाई हमने अटेंड कर लिया, ये चैप्टर हो गया। अब बिना जो है मेरे लेक्चर्स के बिना जो है आप देखते हैं पढ़कर क्या होता है। अगर आप ढंग से कर पाए कि हाँ यार मुझे तो अब चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि एक बार सुन लिया, एक बार चीज़ें देख ली बुक में, अब स्टडी मटेरियल की चीज़ें भी समझ में आ रही है, दिमाग लगा रहे हैं, तो वो आपकी सेल्फ स्टडी होगी। और जब आप वो सेल्फ स्टडी करेंगे और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, तब आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी। और यही सच्चाई है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।